दोस्तों कैसे हो? अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आज का टॉपिक लाया हूँ स्मृति और वेदांग। दोस्तों मैं एक बात बोल देता हूँ आप लोग को। दोस्तों इंसान की पहचान उसकी उम्र से नहीं होती है। इंसान की अगर पहचान होती है तो उसका अंदर का गुण से होती है। देखने में छोटा जरूर लगते हैं। मैं आप ही का जैसा हूँ। मैं भी पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ और ऑनलाइन कुछ दिन पहले शुरू किया था। दोस्तों बात छोड़िए, स्मृति की बात करते हैं। स्मृति है क्या? वंशज, पहले की वंशज, मौर्य वंश, गुप्त वंश, गुप्तोत्तर वंश, जितना भी वंशज थे उसके बारे में सामाजिक सामाजिक और कानून के बारे में इसमें जानकारियां लिखी गई है। अब सबसे पुरानी स्मृति की अगर बात किया जाए, देखो दोस्तों, स्मृति की अगर कुल स्मृति की अगर हम बात करते हैं, जो टोटल स्मृति की संख्या कितनी है? 36। टोटल स्मृति की अगर संख्या की बात करते हैं तो 36 स्मृति है, जिसमें मुख्य स्मृति आपको दर्शा दिए गए हैं। जिसमें पहला स्मृति है मनु स्मृति। यह स्मृति का काल है 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व। अब बात बोला जाता है एक बीसी हो गया, एक डीसी हो गई, एक बीसी हो गया, एक एडी हो गया। मतलब इसको मतलब क्या हो, जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले जो हुआ है उसे कहते हैं बीसी, ईस्वी पूर्व। और एडी मतलब क्या होता है? जीसस क्रिस्ट के जन्म के बाद जो होता है नो। और इसके बाद कहते हैं मनु स्मृति की बात करते हैं। अब मनु स्मृति जो है सबसे पुरानी एवं सबसे प्राचीनतम, मतलब प्राचीनतम और सबसे प्रमाणित मनु स्मृति है। स्मृतियों ग्रंथ में सबसे एक माना गया है। अब बात करते हैं मनु स्मृति में ही दर्शाया गया है भारत को आर्यवर्त कहा गया है मनु स्मृति से ही। और इसमें बात करते हैं टोटल भाषा की बात करते हैं। मनु स्मृति जो है कैसी भाषा में लिखा गया है? मनु स्मृति जो आपको संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसका शैली अगर पूछा जाएगा आपसे तब पद शैली यानी पदात्मक शैली में लिखा गया है इसका। अब मनु स्मृति जो आपको मानव धर्म सूत्र माने कि मानव धर्म शास्त्र भी इसे कहा गया है मनु स्मृति को। अब मनु स्मृति में 2694 जो है आपको श्लोके हैं, लेकिन मैं लिख दिया हूँ 2700 लगभग में कर। और पूछेगा, अगर पूछेगा 2694 भी रहेगा ऑप्शन में तो मार दीजिएगा। ऐसे तो 2700 में लिख दिया हूँ। आगे अगर बात करते हैं अपराध, 18 प्रकार के अपराध है। कानून की बारे जो होती है अपराध लोग करते हैं, 18 प्रकार के अपराध है और 12 प्रकार के पुत्र और 7 प्रकार की दासों की वर्णित है बारे में वर्णित है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, मेधा तिथि एवं कुल्लुक भट्टर ने स्मृति पर लेख लिखा था। ये जो लेखक था जो स्मृति पर पहली बार ये अपना बुक लिखा था यानी कि किताब लिखा था, ये जो लेखक है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे लिख दिया हूँ। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है कि मनु स्मृति किस वंश से रिलेटिव है। मनु स्मृति अगर बोला जाए तो मौर्यकालीन वंश यानी कि मौर्य वंश से जानकारियां हमें यह मिलती है। आगे बात करते हैं याज्ञवल्क स्मृति। याज्ञवल्क स्मृति जो है मौर्यकालीन वंश के जानकारियां मिलती है इसी स्मृति से भी। अब इसमें बात किया जाए आपको 15 प्रकार की अपराध और 10 प्रकार की दासों के बारे में वर्णित है। इसमें कयास के जो है पहली बार की चर्चा की गई है। इसमें लिपिका है, कयास क्या है? एक लिपिका लेखिका है, उसके बारे में इस पहली बार चर्चा किया गया है। दोस्तों ये दोनों स्मृतियां हैं, मनु स्मृति याज्ञवल्क स्मृति जो आपको मौर्यकालीन से रिलेटिव है। अब मनु स्मृति में एक बात और छूट गया, जिसमें आपको मनु स्मृति में जैसे जातियां के बारे में वर्णन किया गया। जैसे आपको शाक वंश हो गया, पल्लव वंश हो गया, यूनानी हो गया, हुन वंश, जैसे जातियां के बारे में इस स्मृति में वर्णन किया गया है। अब आगे बात करते हैं नारद स्मृति। नारद अगर स्मृति की बात किया जाए तो 300 से लेकर 400 एडी तक होता है, ईस्वी तक होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है इसमें कि इस स्मृति में व्यापार संघ की चर्चा किया गया है। लोग व्यापारी कैसे करते थे
और इससे अगर स्मृति की अगर बात किया जाए तो इस स्मृति में, नारद स्मृति में आपको गुप्त वंश के बारे में जानकारियाँ मिलती है इस स्मृति से। और इस स्मृति से हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह 10 प्रकार के अपराधों के बारे में वर्णन है और 15 प्रकार के दास के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट वाली बात करते हैं विष्णु स्मृति। विष्णु स्मृति भी आपको गुप्त काल से ही रिलेटिव है। जो भगवान विष्णु की सर्वोच्च देवता के रूप में वर्णित किया गया है इसी स्मृति में, जिसका काल आपको है 500 AD इसमें 500 ईस्वी सन में इसका क्या बोलते हैं, इसका शासनकाल है। इस स्मृति का रचना हुआ था। विष्णु को सर्व देवता माना गया है। मैं बोला था कुछ दिन पहले कि भगवान विष्णु को आपको सर्वोच्च, सबसे बड़ा, मतलब कि उस स्मृति से दर्शाया गया है कि देवता सबसे बड़ा देवता है। अब इस स्मृति से एक और चीज है कि गुप्त काल की राष्ट्रवाद की व्याख्या किया गया है, राष्ट्र की स्पष्ट व्याख्या किया गया है। आगे अगर बात करते हैं नेक्स्ट कात्यायन स्मृति। कात्यायन स्मृति जो है आपको 400 से लेकर 600 ईस्वी है। इसका मतलब शासनकाल माना गया है। इतना के रिलेटिव में ये बताता है। और ये जो है इसमें इंपॉर्टेंट वाली बात है, प्रशासनिक अधिकारी जो 400 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी के बीच कैसा शासन व्यवस्था था, कैसा कानून था, कैसा लोग करते थे, कैसा वहाँ का रीति रिवाज, रहने का सारा ढंग इस स्मृति में बताया गया है। और इस स्मृति में सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात ये बताया गया है, जो इस स्मृति में सबसे इम्पोर्टेंट वाली यह बात बताया गया है, आपको पत्नी जो होती है, पत्नी को धनहरी मतलब धन की देवी बोला गया है इसी स्मृति में। किसमें? कात्यायन स्मृति में आपको बोला गया है, पत्नी को धनहरी कहा गया है। और इस स्मृति में एक और बात है, जो नंद वंश की जो शासन था उस समय, घनानंद जो था, जिसमें एक अमात की पद होता था, जिसके बारे में इसमें बताया गया है। अमात की जो पद धारण वही कर सकता है जो ब्राह्मण होगा। अमात की जो पद धारण वही कर सकता है जो ब्राह्मण होगा, उसी का नियुक्ति होगा, तीसरे किसी का नियुक्ति नहीं होगा। आगे 6ठा नंबर बात करते हैं गौतम स्मृति। गौतम स्मृति की बात करते हैं जो 300 से लेकर 500 AD के बीच में है, स्मृति को बताया गया है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है कि इसमें 40 प्रकार के संस्कारों की वर्णन किया गया है, यानी कि चर्चा की गई है। आगे बात करते हैं 7 नंबर हरित स्मृति। हरित स्मृति में 600 ईस्वी में दर्शाया गया है। इस स्मृति का काल क्या है? 600। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है, इस स्मृति में, हरित स्मृति में कहा गया है दोस्त कि अच्छा स्त्री वही होता है जो घर में रहता है। अच्छा स्त्री वो नहीं होता है जो बाहर में रहता है, या तो बाहर में कुछ करता हो, या बाहर में काम करता है, या तो कुछ भी करता हो। अच्छा स्त्री वही होता है जो गृहिणी है, घर में रहता है। इस स्मृति में दर्शाया गया है, हरित स्मृति में अच्छी दर्शाया गया है। और नेक्स्ट स्मृति की अगर बात किया जाए तो पार्सन स्मृति 500 AD है। इसका गुप्तोत्तर वंश से संबंधित है। यह स्मृति में सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है दोस्त, इसमें कन्या के विवाह आपको 8 वर्ष की उम्र में ही निर्धारित किया गया था। पार्सन स्मृति में गुप्तोत्तर वंश की बात है। इसमें यह स्मृति में 8 वर्ष की कन्या के ही 8 वर्ष की ही उम्र में कन्या का विवाह होता था, इस स्मृति में दर्शाया गया है। दोस्तों हम बात करते हैं 8 वर्ष की कन्या को हम क्या बोला जाता था? गौरी बोला जाता था। 8 वर्ष की कन्या को क्या बोला जाता था? गौरी। इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, 8 वर्ष की कन्या को क्या बोला जाता था? गौरी बोला जाता था। और बात करते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है, पार्सन स्मृति में जो आपको दो तरह के किसान के बारे में चर्चा था। एक शुद्ध किसान हो गया और एक हो गया आपको आशिक किसान।
शुद्ध जो हो गया, शुद्धि करके हो गया। जो जैसे आपको पैसा देकर नकदी बटैया, नकदी हो गया, जो खेती करता था उसे क्या कहते थे? शुद्ध किसान कहते थे। और एक किसान की बात है, शुद्ध किसान कहते थे और एक किसान की बात है आसीय किसान। आसीय किसान वैसा होता था जो खेतों के बटैया के रूप में खेती करता था, जो आज भी होता है। इस दो किसान के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट वाली बात है, इसमें आपको 9 नंबर स्मृति में अगर बात करते हैं तो 9 नंबर स्मृति में यही दर्शाया गया है, इसका काल अगर पूछा जाए तो 500 एडी होगा। अब इस स्मृति में यह कहा गया है, देवता जो थे मनुष्य की रक्षा करते थे, राक्षसों से बचाते थे, राक्षस से बताने की बात कहा गया है इस स्मृति में। अब नेक्स्ट वाली बात करते हैं देवला स्मृति। देवला स्मृति 400 से लेकर 600 एडी तक है इसका काल। उसके बाद जो है इस स्मृति में यह दर्शाया गया है, इंपॉर्टेंट वाली बात, जो आपको जो ब्राह्मणों को देवता के रूप में माना गया है। ब्राह्मण जो होते हैं उसे देवता के रूप में माना गया है। अब इस स्मृति का कुछ ग्रंथ है, मतलब कुछ बुकें हैं, कुछ पुस्तक हैं। जैसे पहला पुस्तक है व्याघ्नेश्वर, मिताक्षर ने लिखा था। किसने लिखा था? मिताक्षर ने लिखा था। ये जो बुक है आपको, यह बुक है आपको कानूनी बुक है, जो असम और बंगाल को छोड़कर संपूर्ण भारत में इसकी कानून की इसी किताब के कानून से चल रहा है। इस कानून के किताब से चल रहा है। सामाजिक राजनीतिक जितनी भी चीज़ें हैं इस किताब से ही चल रहा है। अब एक बुक है आपको जीवांतु वाहन, इसका लेखक थे देवभाग थे इसका लेखक। यह जो है असम और बंगाल क्षेत्र में ही इसका कानून चलता है और कहीं नहीं चलता है। इंडिया में बात कर रहे हैं, भारत में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वाली बात करते हैं वेदांग। नेक्स्ट टॉपिक है वेदांग। अब वेदांग क्या है? वेदों की अच्छी तरह से, क्या है वेदांग? वेदों की अच्छी तरह से विषय वस्तु को समझाना ही वेदांग कहलाता है। क्या दोस्तों, वेदांग क्या है? वेदों की अच्छी तरह से विषय वस्तु को समझाना ही क्या है? वेदांग कहलाता है। अब वेदांग की बात करते हैं, वेदांगों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और सबसे पहले वेदांगों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। सबसे बात करते हैं पहला वेदांग की बात करते हैं व्याकरण। व्याकरण सबसे प्राचीनतम वेदांगों में से एक वेदांग है। व्याकरण में एक पुस्तक लिखी थी जिसका अष्टाध्याय पाणिनि। अब अष्टाध्याय पाणिनि एक पुस्तक लिखा है जो पहली बार पुस्तक लिखा था व्याकरण के बाद। व्याकरण का पुस्तक जो है आपको पाणिनि जो लिखा था, पाणिनि एक मतलब लेखक थे, उन्होंने अष्टाध्याय पुस्तक लिखे थे। जिसे यह जो थे पाणिनि कौन थे? पाणिनि नंद वंश के शासक, मतलब नंद वंश की जो स्थापना किया था ना, महापदानंद का घनिष्ठ मित्र थे। पाणिनि कौन थे? नंद वंश के जो शासक थे ना, महापदानंद, जिसका घनिष्ठ मित्र थे पाणिनि। अगर इनको पाणिनि का अगर गुरु के नाम बोला जाए तो पाणिनि का गुरु का नाम क्या था? व्यास इसका गुरु का नाम था। अब इसके बाद बोलते हैं पतंजलि जो महाभाष्य ने लिखा था। पतंजलि का जो लिखा था किसने? महाभाष्य व्याकरण का ही खंड है। दोस्तों, महाभाष्य कौन था? पुष्यमित्र शुंग के राज पुरोहित यानी कि राज कवि थे जो महाभाष्य थे, जो उन्हीं के शासन काल में ये लिखा गया था। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट वेदांग की शिक्षा। अब व्याकरण जो होता है वेद का क्या है? व्याकरण जो वेद का मुख है, जैसे मुंह होता है ना, व्याकरण क्या है? मुख है। आगे हम बात करते हैं शिक्षा क्या है? वेदांग का क्या है शिक्षा? जो शिक्षा वेदांग को नाक कहा गया है, वेद को नाक कहा गया है शिक्षा को। क्वेश्चन भी पूछता है कि वेद का नाक किसे कहा गया है? शिक्षा को। वेद का मुंह किसे कहा गया है? मुख किसे कहा गया है? व्याकरण को। हम
शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें शिक्षा की पहली पुस्तक जो आपने प्रतिसंख्या लिखा था। इसका लेखक का नाम अगर बोला जाए तो प्रतिसंख्या जो था, संख्यक तो था जो इसका लेखक लिखा था, बुक लिखा था। अब उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं छंद। तीसरा हो गया छंद। वेदांत की तीसरा पाठ है छंद। छंद है क्या? छंद जो होता है, छंद जो वेद को पैर को कहा गया छंद। अब छंद की सबसे पुस्तक की अगर नाम बोला जाए लेखक का, जो पिंगल मुनि ने इसे दर्शाया था, छंद सूत्र दर्शाया था। पिंगल मुनि ने किस सूत्र दर्शाया था? छंद सूत्र दर्शाया था। और नेक्स्ट की टॉपिक की बात किया जाए, इसमें निरुक्त। निरुक्त क्या है? वेद का निरुक्त क्या है? वेद का एक निरुक्त क्या है? कान है। और छंद क्या था? पैर था। और शिक्षा क्या था? नाक था। और व्याकरण क्या था? मुख था। और निरुक्त क्या है? वेद का कान है। अब देखिए, वैदिक साहित्य जो है, वैदिक साहित्य का उत्पत्ति कैसे हुआ, इसका जानकारियां हमें निरुक्त से ही मिलती है। और निरुक्त के राइटर के अगर नाम बोला जाए तो यशक जो था इसका विद्वान था। अब इसमें बात करते हैं, यशक जो विद्वान थे, जिन्होंने 33 देवताओं की सूचियां बनाई थी। सूचियां जो लिस्ट बनाया था 33 देवताओं के। अब निरुक्त में ही सबसे पहले जाति के बारे में वर्णन किया था, पहली बार उपयोग किया गया था इसी में ही। अगर आगे हम बात किया जाता है दोस्त, कल्प। कल्प क्या है? वेद का क्या है? हाथ जो होता है ना, वेद का हाथ है कल्प, समझे? और इसकी कल्प जो क्या है, कल्प एक सूत्र है जो आपको विधि विधान मतलब कानून के बारे में बताया गया है। कल्प सूत्र होता है एक, इसीलिए इसमें 3 तरह की बातें बताया गया है। मैं कल आपको बताया था, लास्ट पढ़ाने के बाद मैं आपको एक चित्र के साथ दर्शाया था, जो 3 तरह के लोग होते हैं। पहला माता पिता, दूसरा आपको होता है बीच का अपना लोग होते हैं जो अपने खुद से बनाते हैं, या थर्ड के लोग सामाजिक लोग होते हैं। तीनों तरह की बातें बताई गई हैं। पहला स्वयं कर्तव्य, अपने से कर्तव्य जो लोग करते हैं उसके बारे में दर्शाया गया है। परवारी जिसे बोला गया है गृह सूत्र। गृह सूत्र में आपको वर्णित किया कि घर में लोग कैसे जीवन यापन करते थे, सामाजिक से रिलेटिव घर में कैसा सबका व्यवहार था, क्या करते थे, कैसे जिंदगी सब लोग जीते थे, इसके बारे में दर्शाया गया है। और सामाजिक कर्तव्य में पूरे देश पूरे विदेश जितना भी अपना क्षेत्र के लोग होते हैं, सामाजिक बारे में, जिसको धर्म सूत्र भी बोला गया है। इसे रीति रिवाज सबका कैसा था, सबका धार्मिक विचार कैसा था, अपना अपना सबका राजनीतिक कैसा था, ये चीज बारे में बोला गया है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, लास्ट है सबसे अंतिम आपको ज्योतिष है क्या? वेद का क्या है? ज्योतिष वेद का क्या है? आंख होता है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश। उसी तरह है ज्योतिष। अब ज्योतिष का पुस्तक जो लिखा था, ज्योतिष जो आजकल जो हाथ में रेखा देखते हैं ना, रेखा गणित का भी शुरुआत यहीं से हुआ था, वेदांगे से ही हुआ था। अब सबसे पहले अगर बात करते हैं ज्योतिष का लेखक था कौन, कहां से शुरुआत हुआ? मगध का शासक लगध ने इसकी सबसे पहली पुस्तक लिखा था। समझ लीजिए दोस्त, दुनिया में जितना भी घटना घटता है या जितना भी लोग जो भी कुछ बोलते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। ऐसा कोई भी चीज हम भी पढ़ा रहे हैं, ये भी लिखा हुआ है। अकल्पनीय चीज भी लिखा हुआ है, कल्पनीय चीज भी लिखा हुआ है। अब क्या है क्या नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है उसमें। इसके जानने के लिए आपको अंदर से देखना होगा, पढ़ना होगा, तभी आप जानिएगा। वही चीज है। और ज्योतिष की बात करते हैं, इसमें 18 ज्योतिष आचार्यों के बारे में चर्चा किया गया है। आचार्य ज्योतिष जो बनाए थे बुक, उसकी 18 तरह के बारे में चर्चा किया गया है। अब इसमें एक लास्ट है आपको सुर्व सूत्र में यज्ञवेदी
यज्ञवेदी का चर्चा किया गया है। शुल्ब सूत्र जो है अब यज्ञवेदी का चर्चा किया गया है और इसमें भारतीय रैखिक गणित की उत्पत्ति इसी सूत्र से हुआ है। दोस्तों, इंसान को चेहरा मत देखिए, आप देखिए कि क्या गलत पढ़ा रहे हैं या कहीं क्या सही पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में देखिए आप। अगर गलत पढ़ा रहेंगे तो मुझे कमेंट कीजिए कि हाँ कि तुम गलत पढ़ा रहे हो। अगर कुछ भी अगर त्रुटि होता है आप मुझे बोलिए। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक में आपको आएगा पुराण आएगा। पुराण क्या है उसके रिलेटिव आएगा। पुराण की बाद है महाकाव्य आएगा। रामायण महाभारत महाकाव्य दो तरह के काव्य है, उसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद जो क्या होगा, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बाद आपको लाएंगे एक चैप्टर जो आपको धर्म से रिलेटिव होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपकी जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दो प्रकार की धर्म से रिलेटिव चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आपको वंशज स्टार्ट उसके बाद आपको महाजनपद के बाद आपको वंशज स्टार्ट होगा कि मगध में या तो वंश, सबसे पहले वंश कौन वंश आया था वो चीज़ स्टार्ट होगा। मैं इस फरवरी लास्ट होते होते एशियंट हिस्ट्री को मैं चाहूँगा कि ख़त्म कर दूँ। अगर दोस्त, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर लगता है कि मेरा छोटा भाई इतना बोलता है और इतना समझाता है तो मेरे अपने छोटा भाई समझकर छोटा समझकर हमें कि आप इस चैनल को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब लाइक अपने हिसाब से करें, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन शेयर करें। आप पढ़ रहे हैं, कोई भी और भी इंसान पर है, फायदा करेगा। और जो भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर किसी भी लड़का को अगर 11th और 12th को अगर आर्ट्स पढ़ना है तो मुझसे संपर्क करें। और जो अगर बीए में जो हिस्ट्री ऑनर्स हो या ज्योग्राफी ऑनर्स हो, पोल साइंस ऑनर्स हो, मुझे संपर्क करें, मैं कुछ ना कुछ उसे बताऊंगा। सबसे पहले बड़ी बात क्या होती है दोस्तों, इंसान पढ़ता है, पढ़ने के लिए सब कुछ जानता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जानता है, सब कुछ जानता है टोटल चीज़। लेकिन उसके क्या होता है ना कि उसको बताने वाला कोई होता नहीं है बीच का। जैसे हम कल बताए थे आपको, जो परसों बताए थे, अरण्यक जो होता है ब्राह्मण एवं उपनिषद का बीच का कड़ी है, उसी तरह होता है दोस्त। उसका बीच का जो कड़ी का बीच सेतु जो बनता है ना, उस तरह इंसान को होना जरूरी है, सलाहकार होना जरूरी है। किसी भी चीज़ को बढ़ने के लिए किसी का सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। आप मत देखिए कि हम बच्चा हैं, आपसे हम बहुत छोटे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं आपसे बहुत छोटे हैं, समझे। अब अगर चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब अपने हिसाब से करें, लेकिन हमें कहने का मतलब ये है कि आप डिसलाइक ना करें, कुछ करें या ना करें, डिसलाइक ना करें। डिसलाइक करने से मुझे क्या होती है, अंदर में फीलिंग महसूस होता है कि यार मैं क्या गलत पढ़ा दिया, क्या बोला कि मुझे डिसलाइक मिल रहा है। लाइक करें या ना करें, लेकिन डिसलाइक मत करें, मुझे टेंशन होती है। दोस्तों, पढ़िए, मेहनत कीजिए। बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा से जितने भी रिलेटिव अगर क्वेश्चन है आपको सब मिल जाएगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, 3 सब्जेक्ट है। और उसके बाद जो इकोनॉमिक्स हो गया सेक्टर, और उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। केमिस्ट्री को तो उतना नहीं कर सकता, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री को मैं पढ़ा सकता हूँ कंफर्म। आपको सभी का वीडियो आएगा धीरे धीरे। दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।